हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वन एकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के लिए मैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। हमारी लाइफ में हमारे फर्स्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हम पहली बार कब कॉलेज गए, हमारे एक स्कूल का पहला दिन, या हमने पहली बार जब अपने फैमिली को ये बताया कि हम एक जज बनना चाहते हैं, या अब जो होने वाला है यानी कि हमारा पहला दिन कोर्ट में जब हम अपना पहला फैसला सुनाएंगे। ये सारी चीजें कितनी फैसिनेटिंग और कितनी इंटरेस्टिंग है ना। इसी तरह हमारे देश को अगर एक फैमिली समझा जाए, हमारे देश को एक पर्सन समझा जाए, तो उसकी लाइफ में भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश का संविधान बना, तो वो पहला अमेंडमेंट जो हमारे देश के संविधान में लाया गया था, उसके साथ ही साथ वो पहला शेड्यूल जो हमारे संविधान में ओरिजिनली बनने के बाद नया ऐड किया गया था। ये दोनों चीजें हमारे इस केस से जुड़ी हुई हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की। ये केस जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा आपकी नॉलेज को एनहांस करने वाला केस है। ये केस आपको ना सिर्फ हिस्ट्री बल्कि इंडियन जुडिशरी के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएससी और जुडिशरी जैसे एग्जाम्स में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप इस केस को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि लीगल डिस्कशन जो कि इंटरव्यूज में होता है उसमें भी आपकी मदद करता है। तो चलिए समझते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो कि था 1951 का। अगर इस केस को समझने की कोशिश करनी है हमें, तो सबसे पहले जो चीज हमें समझनी पड़ेगी वो है फेसेस। तो सर ये वो चेहरा है जो इस केस के पीछे है, जिनका नाम है शंकरी प्रसाद। और उसके साथ ही साथ इस केस के एक बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। चूंकि ये केस 1951 का है, इस बात को समझने में हमें बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये केस ब्रिटिशर्स के टाइम से जुड़ा हुआ होगा। यानी कि ये वो मामले हैं जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय के कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि 1951 तक कैरी हुए। और ये मामला था जमींदारी सिस्टम का, जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जमींदारी सिस्टम हमारे देश में ब्रिटिशर्स रूल के समय बहुत ही ज्यादा प्रेवेलेंट था। क्यों सर? क्योंकि ब्रिटिशर्स को मतलब था टैक्सेस से। अब टैक्सेस वसूलने के लिए ब्रिटिशर्स हर जगह जा नहीं सकते, इसके लिए उन्होंने जमींदारों को बनाया। यानी कि वो जमींदार जो सारे के सारे जो लैंड मासेस हैं उसको ओन करते थे, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ जमीन उनकी हुआ करती थी। अब इस जमीन पे ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये फसल उगवाएं, लोगों से मेहनत करवाएं और यहां से टैक्सेस लोगों से वसूल के ब्रिटिशर जो हैं, जो आपकी ब्रिटिश सरकार है, वहां तक पहुंचाएं। अब इस मसले में हमने ये देखा कि ये सिस्टम धीरे धीरे करप्ट होता गया और ये जो आपका लैंड एक्विजिशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ता गया, जैसा आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इस परिस्थिति में क्या देखा गया कि सर हमारे देश का जो मेजॉरिटी ऑफ जो क्राउड है, यानी कि जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो लैंड से डिप्राइव्ड है। यानी कि वो लैंड पे काम तो कर रही है लेकिन ओन कुछ भी नहीं करती, यानी कि उनका राइट टू प्रॉपर्टी काफी ज्यादा डिप्राइव हो रहा था। अब ये चीज जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, हमें और भी ज्यादा बेयर नेकेड ट्रुथ की तरह दिखने लगी। हमें ये बात समझ में आने लगी कि इस चीज को जल्दी हमें रिजॉल्व करना होगा अगर हमारे देश में सोशल इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना है। अब इसी चीज को देते हुए हमने ये देखा कि सबसे पहली चीज जिसके बारे में हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया में सोचा जाने लगा वो था जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें थी। तो आपने ये बात देखी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो सरकार थी, उन्होंने लैंड रिफॉर्म लॉज को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ये लैंड रिफॉर्म लॉज क्या थे? ये लैंड रिफॉर्म जो लॉज थे वो दो मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करते थे। सबसे पहला कि ये जो आपका जमींदारी सिस्टम है, जो ये कहता था कि ब्रिटिशर्स के समय जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है वो दे दिया गया था कुछ लोगों को, इसको अबॉलिश किया जाए और एक सीलिंग जो है आपकी लिमिट लगाई जाए और उस लिमिट से ज्यादा अगर किसी के पास लैंड है तो वो सब लोगों के पास बांटी जाए। प्लस उसके साथ ही साथ ये जो आपका सोशल जस्टिस है इसको क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए ताकि हर किसी को सोशली एक जस्टिस मिल पाए। अब इस लॉ के आने के चक्कर में क्या हुआ सर, अलग अलग स्टेट ने अपने अमेंडमेंट्स करने शुरू किए, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस तरह के जो चेंजेस हैं वो लाए गए। लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है बिहार से। जो ये केस है उसकी रूट्स असल में बिहार से गई हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट ने इन लैंड रिफॉर्म्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, लागू करने के लिए अपने अपने स्टेट्स में कुछ बदलाव किए। उन्हीं में से एक था बिहार। अब जब ये मामला बिहार में हुआ तो पटना हाईकोर्ट ने क्या किया सर? पटना हाईकोर्ट ने बिहार का लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1950 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि डिसमिस कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ सर? एक तरफ एक स्टेट में डिसमिस हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने वहां का जो लैंड रिफॉर्म कोड है उसको अपहेल्ड कर दिया। अब पार्लियामेंट को यह बात समझ में आने लग गई और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हमें पता है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं कि इस परिस्थिति को देखते हुए हमारे देश में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। लेकिन ये तो आम जिंदगी है। मिनटो जिंदगी क्या है सर? मिनटो जिंदगी ये है वजह समझना कि सर ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कैसे। पार्लियामेंट को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि सर अगर हमारे देश में आपको सोशल जस्टिस लेके आना है तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना पड़ेगा। लेकिन बात ये भी समझ में आ चुकी थी कि जमींदारी सिस्टम को एनफोर्स करना इतना आसान नहीं है। क्यों सर? क्योंकि एक स्टेट की हाईकोर्ट इसको क्या कर रही है सर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रही है, दूसरी वाली नहीं बता रही है। अब इस परिस्थिति में ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही आया। मेन रीजन यही था। इसके साथ साथ और भी कई केसेस अलाइन थे। इसके बाद हमारे देश की पार्लियामेंट को यह बात समझ में आई कि संविधान में संशोधन करने की जरूरत है, और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारे देश के संविधान का पहला संशोधन इसी कारण आया। अब यह संशोधन क्या था, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बाकी डिटेल्स भी समझ में आएंगी। यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 3 मेजर चेंजेस किए। सबसे पहला आर्टिकल 31A ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यह किसकी बात करता था? यह बात करता था लैंड रिफॉर्म की, और ये जो आपका जमींदारी सिस्टम है इसको क्या कहता था? इसको कहता था कि ये जो जमींदारी सिस्टम है इसको अबॉलिश किया जाए, और ये वैलिड होगा इन केस अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हुआ भी दिखाई दे। उसके साथ ही साथ एक दूसरा एडिशन हुआ आर्टिकल 31B का, और तीसरा एडिशन हुआ 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी। क्या कह रहा है ये? इसने बोला कि जो भी शेड्यूल, जो भी ऐसे कानून हैं जो कि 9th शेड्यूल में रखे जाएंगे, उसका जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं करी जा सकती। यानी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बताया और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो कभी भी हमारे देश की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिविजिट करके ये चेक नहीं कर सकती कि क्या सच में ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, या इसमें कोई गड़बड़ी है या नहीं। अब इतने सारे जो आपके बदलाव थे उससे हमें यह समझ में आने लग गया था कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको लेकर पार्लियामेंट स्ट्रिक्ट है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि 9th शेड्यूल के इंट्रोड्यूस होते ही सबसे पहली चीज जो करी गई वो थे जितने भी जमींदारी के जो एबॉलिशिंग लॉज हैं उसको उसके अंदर डाला गया, ताकि उसके जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए। क्यों? क्योंकि सर पटना हाई कोर्ट में हमें पता है कि एक बार क्या हो गया था सर, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ सर? अब इसके बाद हमें समझना पड़ेगा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस बात से नाराज होकर जो शंकरी प्रसाद जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने चैलेंज किया इस पूरी की पूरी चीजों को। अब यहां पे जो मेजर लॉ के क्वेश्चंस थे और दोनों पार्टी के कंटेंशन क्या थे वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज जो सवाल उठा वो ये था कि क्या आर्टिकल 368 जो कि बात करता है अमेंडमेंट पावर की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर की, वो इस बात को अलाउ करता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। तो शंकरी प्रसाद जी ने सबसे पहले यह पूछा कि राइट टू प्रॉपर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर आपको ना पता हो तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, लेकिन उस वक्त वो एक फंडामेंटल राइट था। तो उन्होंने बोला कि क्या आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो मेरा फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है, छेड़ सकती है। अब इस परिस्थिति में शंकरी प्रसाद जी का जो कंटेंशन था वो एकदम क्लियर था। इस परिस्थिति में गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई किया कि सर ये जो पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट के पास वो एक एब्सोल्यूट पावर है और पार्लियामेंट हर एक चीज को अमेंड कर सकती है। ये वो समय है जब हमने वो सीरीज ऑफ केसेस नहीं देखे थे जहां पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या एक्सेट्रा दूसरी चीजों को समझा था। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 से, और ये पूछता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर भी अप्लाई होगा। अब ये क्या था सर? आर्टिकल 13 इस बात को इंश्योर करता है कि अगर कभी भी पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बताए जो कि फंडामेंटल राइट से आर्बिट्ररी हो तो वो क्या हो जाएगा सर? वॉइड हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशनल नहीं रहेगा। अब यहां पे ये बोला गया कि जो आपके पिटिशनर थे उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एक कानून है और इसीलिए ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इसीलिए ये अमेंडमेंट ही वैलिड नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट ने इस बात को आर्ग्यू किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ऑर्डिनरी लॉ से अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक अलग चीज है और ऑर्डिनरी जो हम लोग लेजिस्लेशन बनाते हैं वो अलग चीज है। आर्टिकल 13 और जो ऑर्डिनरी जो आपके लेजिस्लेशन है जैसे कि नॉर्मल कानून बनाए जाते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे नहीं। इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का फाइनली जजमेंट। ये जजमेंट आया था 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, और ये जो जजमेंट है ये दिया गया था 5:0, यानी कि जज ने इसके खिलाफत में नहीं बोला। जो भी जजमेंट था पांचों के पांचों जज उस बात से सहमत थे और इसीलिए यह जजमेंट और भी खास बनता है। अब इससे पहले कि मैं जजमेंट बताऊं, एक और चीज थी जिसको आर्ग्यू किया गया था कोर्ट में, वो था डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। चलिए इसको भी समझते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में आप जानते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। यहां पर यह बोला गया कि सर ये जो राइट टू प्रॉपर्टी का मामला है ये हम देख रहे हैं कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात जो है लिखी हुई है डीपीएसपी में, और शंकरी प्रसाद जी और जितने भी पिटिशनर थे उन्होंने ये बात क्लेम करी कि एक्चुअल में सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि मेजॉरिटी का जो लैंड है उस समय जो अपर कास्ट वाले थे वो होल्ड करते थे और लोअर कास्ट वाले को होल्ड नहीं करते थे। तो उनका कंटेंशन ऐसा था कि ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि डीपीएसपी में जो एक बात दी गई है वो ये कह रही है कि सर आपको शेड्यूल्ड कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना है और इसीलिए आप डीपीएसपी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट को नहीं। अब जब ये सवाल जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वहां पे उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कहा, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं। उन्होंने बोला कि सर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो राइट है वो दोनों
अलग अलग साइड है एक ही कॉइन के, तो यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं कि किस लिए, ताकि हमारे देश की डेमोक्रेसी को सुधारा जा सके। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि जुडिशरी में पूछा जाता है वो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। उन्होंने बोला कि ये जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो प्रिंसिपल है जो हम आपको दे रहे हैं ये इसको फॉलो करता है। अब ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि दोनों एक दूसरे के बीच हार्मनी बनाते हुए कंस्ट्रक्टिव वे में काम करते हैं, जिससे कि हमारे देश का जो हमारे देश का संविधान है और उसके साथ ही साथ जो हमारे देश के प्रिंसिपल्स हैं उनको बढ़ाया जा सके। तो पहले चीज का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अगला सवाल जो आया कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट भी आता है। पहले सवाल का जवाब दे दिया गया। दूसरा सवाल कि क्या आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा कि नहीं? अब यहां पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जो है ये केवल ऑर्डिनरी लॉ पे अप्लाई करता है। उन्होंने बोला कि सर ये जो आर्टिकल 13 है वो केवल ऑर्डिनरी लॉ जैसे कि नॉर्मल कानून है उन पे अप्लाई होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। तो दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी कि ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फर्क होता है। इसके बाद आखिरी सवाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है, यानी कि याद करिए आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल क्या वैलिड है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि सर ये जो प्रोविजनल पार्लियामेंट है उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि 9 शेड्यूल में जो भी कानून है वो एकदम वैलिड है कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर बहुत अलाइन दिखी कि ये जो जमींदारी सिस्टम है और ऐसे जो लॉज हैं उसको अबॉलिश किया जाए और हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसको लाया जाए। अब इसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट है वो क्या था? शंकरी प्रसाद जी की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया गया। तो हमारे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में आपने पढ़ा जिसने ना सिर्फ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का डॉक्ट्रिन और उसके साथ ही साथ हमने 9th शेड्यूल के बारे में भी पढ़ा, और ये सारी चीजें शंकरी प्रसाद जी के केस से जुड़ी हुई हैं। ये हमारी एक नई सीरीज है जहां पे हम इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस और लैंडमार्क केसेस ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम में। अब इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो को एंड करूं, दो बातें आपको बताना चाहता हूं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या आप मेरे अपडेट्स रेगुलर चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है प्रांजल सिंह अनअकैडमी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ इस वक्त हमारा आरंभ इवेंट जो चल रहा था वो ऑफर हमारा जो है वो वैलिड है मार्च 19 तक। ये ऑफर क्या है सर? फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, यानी कि अगर आप हमारा कोई भी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आधे से कम पैसे में मिलता है, प्लस उसके साथ ही साथ 1 साल के ऊपर का जो भी कोर्स है उसमें 1 साल फ्री है। तो हमारा 1 साल का कोर्स जो कि 81,000 का था वो आप डिस्काउंट अप्लाई करके आपको 2 साल का कोर्स 32,000 में, 32,499 में, और हमारे 1 साल का आइकॉनिक कोर्स जो कि 1 लाख से भी ऊपर का था वो अब 2 साल का जो हमारा कोर्स है वो 41,499 में मिल रहा है। और आप जितने समय के लिए भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको पूरी ऐप का एक्सेस मिलता है, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन में कोई हिंड्रेंस ना आए और आपको कोई भी अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जितनी बैचेस में पढ़ें, जितने स्टेट की प्रिपरेशन करें और जितने भी एजुकेटर से पढ़ें, और ये हमें सबसे अलग बनाता है और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाता है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। और उसके साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर आपकी बैच कौन सी आ रही है, तो हमने फाइनली अपनी श्रीजन बैच को लॉन्च कर दिया है जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इस बैच में आपको क्या मिलता है सर? इस बैच में आपको 1200 से भी ज्यादा लाइव लेक्चर्स मिलते हैं और इस बैच में हम आपकी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं धीरे धीरे जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। तो वो लर्नर्स जो अपनी जुडिशरी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो टारगेट कर रहे हैं 2025 से 26 के जुडिशरी एग्जाम्स, वो इस बैच के थ्रू अपनी इस प्रिपरेशन को एस कर सकते हैं। यहाँ विशाल सर, मैं, फैजान सर, अपूर्व मैम सब लोग हैं। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोड यूज करिए PS, जो मैं यहां लिख देता हूं। इस कोड को यूज करने से ना सिर्फ आपको डिस्काउंट बल्कि उसके साथ ही साथ आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ ही साथ हमारे राजस्थान की बैच, आप सबको पता है कि राजस्थान की वैकेंसी आ चुकी है और राजस्थान के क्रैश कोर्स की आप डिमांड कर रहे थे। आपने मांगा था प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, हमने दिया आपको एक स्पेशल क्रैश कोर्स जिसमें अगले 3 से 4 महीने में ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि उसके साथ ही साथ हम आपके मेंस की भी तैयारी करवा देंगे। और ये बैच बहुत स्पेशल है। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है मार्च 6 से, तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से हॉप इन करिए। यहाँ पे विशाल सर, अनिल सर, फैजान सर और कनिष्क सर आपको मिलकर पढ़ाने वाले हैं राजस्थान के लिए। प्रीलिम्स होने से पहले प्री की तैयारी, मेंस होने से पहले मेंस की तैयारी, इससे बेस्ट ऑफर नहीं मिलेगा। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर अनिल खन्ना सर आपके लिए लेके आए हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक में जो लाइव क्लासेस हैं वो अब अवेलेबल है। यानी कि सर जो ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं अब आपको हमारे प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे भी सर के जो क्लासेस हैं वो मिलते हैं। तो इस बात को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि आपके लिए गोल्डन चांस है, आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्वाइन करें हमारे इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ अपनी जुडिशरी की जर्नी शुरू करें। मैं अभी आपसे विदा लेता हूं, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।